So sir, this is one of your most aggressive tigress. So what is her story? वाइल्डरनेस तो उसका कैरेक्टर है, लायन और टाइगर है, और वो ह्यूमन बीइंग को देखे और मुंह हिलाने लगे और आपके पास आगे पैर चाटे तो वो लायन टाइगर तो रहा ही नहीं। सबसे खतरनाक चीज क्यों वो होती है, जैसे ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन फ्लैश कोई भी वाइल्ड एनिमल एक बार टेस्ट करता है? उसका रीजन एक बहुत सिंपल है। ह्यूमन बीइंग जो है सुप्रिटेंडेंट छुट्टी पे गए तो इंजीनियर को चार्ज दिया जो मैनेजर थे, और उनके विजिटर ने किसी ने कंप्लेंट की ईमू के अंदर किसी ने हैंड ग्रेनेड रख दिया है। अच्छा, हैंड ग्रेनेड? उनने पुलिस बुला ली, उनने खुद देखा, उन्हें भी लगा हैंड ग्रेनेड है। किसी ने बोला कि आप एक बार चेक करो तो पता लगा कि नहीं, वो तो ईमू का अंडा है। हाउ इम्पोर्टेंट इज कीपर्स फॉर द जू? कोई भी जंगली प्राणी है वो जू में ज्यादा जिंदा रहता है एक जंगल में। टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस आप कैसे मैनेज करते हो एनिमल को हार्म ना हो वैसे? एनिमल्स को भी ये फीलिंग आना चाहिए और विजिटर्स को भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जू एंड जेल? बहुत सारे वैसे इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे वाइल्ड कैट, टाइगर, लायन वो जू के बाहर आ गए। सो व्हाट आफ्टर दैट? हमारे एक था लायन टॉमी। टॉमी जो है वो थोड़ा वाइल्ड था और फीमेल थी जो बॉटल फेड थी। जैसे वो फीमेल है वो हमारे पास आती थी तो हम लोग उसको हाथ लगाते थे पिंजरे में। हम लोग जब जाते थे तो फीमेल को डांटता था, जैसे पंची से मारता था। या कोई भी मेल है, कीपर है, तो वो तुम्हें आके फीमेल को हाथ क्यों लगाता है? अगर किसी दिन टॉमी बाहर निकला तो ढूंढेगा साहू कहाँ है। रोज फीमेल को हाथ लगा के जाता है। Beyond the Noise presents India's first ever walking podcast Inside a Zoo with none other than Dr. R.K. Sahu, the director of Kamla Nehru Zoo. सोचो एक इंसान 150 प्लस स्पीशीज के बीच में काम करता है, फ्रॉम वाइल्ड कैट्स टू एलिफेंट्स, फ्रॉम स्नेक्स टू रेयर बर्ड्स। हमने पूछा कैसे कंट्रोल करते हो आप वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स, कब खाते हैं ये प्रेडेटर्स और किसी के भी ऊपर अटैक किया है क्या? वी इवन स्टेप्ड इनसाइड द एलिफेंट एनक्लोजर and came face to face with the real man-eaters, the wildcats. ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं, as Beyond the Noise presents the Kamla Nehru Zoo special, because sometimes the best stories are hidden beyond the cage. Hello and welcome to Beyond the Noise. It's a very first time that we got a very big opportunity and it's a pleasure to invite Dr. R.K. Sahu on the show. एंड ये पॉडकास्ट में हम जानेंगे दैट व्हाई इज जू नेसेसरी, अर्बन डेवलपमेंट के लिए जू का मेन एडवांटेज क्या है, एंड मेनी मोर थिंग्स। हाउ डू टाइगर्स ईट, वो लोग कितना खाते हैं, आप एक साथ में 100 स्पीसीज को एक ही जगह पे रखते हो, तो हाउ डू यू मैनेज दैट ऑल थिंग्स? सो टुडे वी वेलकम डॉक्टर R.K. साहू, हु इज द डायरेक्टर ऑफ कांकरिया जू, कमला नेहरू जू. And today we'll discuss many more things. So thank you so much, sir, for giving us an opportunity and coming on our show. Thank you for inviting us for your podcast. Thank you so much, sir. Right. So please, sir, let's. Yeah, please. Sir, मेरा एक क्वेश्चन कब से बहुत आ रहा है. When also we framed that what we will ask Dr. Sahu. ये सब आपने enclosures तो बना दिए. So what if an animal comes out of that? बहुत सारे वैसे incidents हुए जहाँ पे wild cats, big cats from the family of tiger, lion वो zoo के बाहर आ गए. So what after that, sir? Because that's the main thing जो एक वो कभी सपने में भी नहीं आना चाहिए, वो एक सपना हो जाता है. तो सर वो आप कैसे कंट्रोल करते हो? देखिए इसमें क्या है कि उसमें जो है पूरा का पूरा डिजाइनिंग एस्पेक्ट है. करेक्ट. डिजाइनिंग एस्पेक्ट पे आप अगर प्रॉपरली काम करेंगे, एनिमल का बिहेवियर आपको पता है, तो कभी भी ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे. तो हमने जो कैलकुलेट किया है कि लायन की जंपिंग कैपेसिटी क्या है, क्लाइंबिंग कैपेसिटी तो है ही नहीं उसकी ज़्यादा, और कभी समटाइम्स टिल्टेड ट्री पे वो लोग क्लाइंब कर जाते हैं. करेक्ट. तो उसको हमने कैलकुलेट करके उसके हिसाब से जो है एनक्लोजर्स डिज़ाइन किए हैं जिसमें वो लोग जंप करके बाहर ना आ जाएं. ओके. तो आज तक अहमदाबाद जू में कोई ऐसा बनाव नहीं बना कि जिसमें कोई एनिमल वो मोट में से कूद के बाहर आ गया हो. Okay. क्योंकि वो कूद ही नहीं सकता है. उसकी जो जंपिंग कैपेसिटी है उससे हम लोगों ने डबल डिस्टेंस करके रखा है. Correct. और दूसरा एक होता है कि जब कोई जंप करता है ना तो उसका हेड अप होना चाहिए. तो हमने क्या किया, आप लायन एनक्लोजर्स में देखेंगे और बेयर में कि हमने ढाल दिया है. Okay. तो जब वो रन करेगा वो जंप करने के लिए तो उसका क्या है, नीचे जाएगा वो, तो हेड डाउन होगा. हेड डाउन होगा तो वो पैरेलल जंप नहीं कर सकता है. करेक्ट. सो वो एक बहुत टेक्निक, उससे लैंडस्केपिंग भी हो गया और प्लस ये टेक्निक भी हो गई कि जिसमें वो लोग जंप ना कर सकें. तो वो ध्यान में रख के सब कुछ किया गया है. दूसरा ये कि एस्केप आउट रूट्स होते हैं. ओके. जैसे अगर आप टाइगर का इनक्लोजर्स देखेंगे तो वो डबल वॉल्ड है. हाँ. तो वो कैट फैमिली है, बहुत कम जगह में वो बैलेंस बना के निकल सकती है. ओके. तो जैसे हम लोगों ने, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने टाइगर का इनक्लोजर बनाया, अब वो जो आपने जाली लगाई है मोट के पास, तो उसके वो पाली इतनी सी है ना, उस पर भी वो पकड़ के जा सकता है. ओके. उतनी भी पाली से वो पकड़ के वो जा अपना सकता पैर है. रख के उस पे से बैलेंस करके निकल सकता है. Okay. वो ना करे इसलिए हमने वहाँ पर फिर फ्लैप मारे हैं.
ओके आड़े फ्लैप मार दिए जिसमें वो सीधा नहीं जा पाए, फ्लैप उसको रोक देगा। ओके सो वो टेक्निक हमने यूज़ की है जिसमें वो उसको बैलेंस करके निकल ना पाए। सर अगर एक बार फॉर एग्जांपल बहुत सारे इंसिडेंट्स दूसरे जू में हुए जहाँ से एनिमल बाहर निकल गया, सो व्हाट्स द आफ्टर प्रोसेस? उसमें एक्चुअली क्या होता है कि हमें एस्केप आउट रूट को चेक करना होता है। अगर उसकी जो टीम है, इंजीनियर, आर्किटेक्ट हैं, उसके अलावा जू के जो डायरेक्टर्स हैं, एक्चुअली सभी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जू के डायरेक्टर की है। ओके डायरेक्टर को इतना ब्रॉड व्यू रखना पड़ता है कि वो खुद इंजीनियरिंग आस्पेक्ट भी समझे, वो आर्किटेक्चरल आस्पेक्ट भी समझे, उसका बायोलॉजिकल आस्पेक्ट भी समझे, तभी आप सबका कोऑर्डिनेशन करके अच्छे इनक्लोजर्स बना सकते हैं। Correct. अगर आप सिर्फ जो है बायोलॉजिस्ट हैं, या सिर्फ आप वेटनरियंस हैं, या सिर्फ आप आर्किटेक्ट हैं, या सिर्फ आप इंजीनियर्स हैं, तो उसके बेस पे आपको जू चलाना मुश्किल होगा और इनक्लोजर डिज़ाइन के साथ कोप अप करना मुश्किल होगा। तब एक्सीडेंट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, करेक्ट 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 क्योंकि आर्किटेक्ट को और इंजीनियर्स को नहीं पता उसकी जंपिंग कैपेसिटी क्या है, करेक्ट। और बायोलॉजिस्ट को ये नहीं पता है कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कैसे क्या? करें। तो वो जब पूरे कॉम्बिनेशंस बनते हैं तब सफलता मिलती है आपको। What does your day look like in a zoo? For example, आप जब से आते हो and when the zoo closes, वो पूरा एक स्ट्रक्चर क्या होता है? दैट कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ता है? एक्चुअली जू एक बहुत बड़ी मैनेजमेंट साइंस है, उसमें अलग अलग सेक्शंस पे सब काम करना होता है। तो मॉर्निंग प्रोसीजर्स ये है कि आपकी सफलता का रहस्य ये है कि आप हर दिन जो है जू का राउंड लें और सभी एनिमल्स को क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रखें। तो एक तो उसकी बिहेवियर से ये पता लगता है कि वो बीमार है कि नहीं, दूसरा ये पता लगता है कि उसका ब्रीडिंग सीजन है कि नहीं, एग लेइंग तो नहीं हो रहा है। तो वो सब जब आपको पता होगा तब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फॉर्म करेंगे या इंस्ट्रक्ट करेंगे कि इसमें आपको ये चेंजेस करने हैं। जैसे बर्ड है, हाँ इनक्लोजर्स के अंदर बर्ड है, उसे एग लेइंग करना है तो उसे नेस्टिंग मटेरियल चाहिए, पर नेस्टिंग मटेरियल नहीं है और जब वो एग लेइंग होगा तो क्या एग टूट जाएगा। ओके बर्ड को सेफ्टी नहीं लगेगी तो बर्ड तोड़ के खुद ही खा जाएगी। तो एग उसको जो है एग लेइंग से पहले जो नेस्टिंग मटेरियल चाहिए उसके बिहेवियर से हमें पता लगता है, तो हम उसको नेस्टिंग मटेरियल देंगे, वो नेस्ट बनाएगा, फिर उसमें अपना एग लेइंग करेगा। जब एग लेइंग हो गया तब फिर ये है कि आपका कीपर जाके वहाँ झाड़ू ना मारे, नहीं तो वो एग को छोड़ के खड़ा हो जाएगा। ओके तो उस समय आपको क्लीनिंग बंद करनी होगी। तो विजिटर्स की कंप्लेंट आएगी कि आपके इस पिंजरे में सफाई नहीं हुई, तो आपको विजिटर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि सर इसमें एग लेइंग है, इंक्यूबेशन होगा, बच्चा बाहर आएगा, बीच में अगर झाड़ू मार देंगे तो उठ के खड़ा हो जाएगा। अब ये जैसे ईमू है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बर्ड है, ऑस्ट्रेलियन बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड जो है, ईमू है, ऑस्ट्रिच है, रिया है, ऐसे इसमें से ईमू है। ये फ्लाइटलेस बर्ड है, पर बहुत बड़े पावरफुल किकर है, इसका पैर बहुत तेज मारता है, खाना बहुत खाते हैं, ताकत बहुत होती है। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, इसके अंदर जो फीमेल है उसका एग होता है ½ kg का, ½ kg, और ग्रीन कलर आपके शर्ट की तरह। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि फीमेल अंडे देती है और मेल अंडे को इंक्यूबेट करता है 65 से 70 दिन। तो मेल अंडे पे बैठता है, मेल बच्चों को बड़ा करता है, फीमेल नहीं करती। पूरा अपोजिट। तो मतलब ब्रूडी जीन्स जो एक अंदर मदर इंस्टिंक्ट का जो जीन है वो मेल ईमू में है। जैसे मुर्गा है, मुर्गा अंडे नहीं देता है, मुर्गी देती है, मुर्गी अंडे पे बैठ के बच्चे बड़े हैच करती है। पर इसके अंदर पूरा उल्टा है। मेल के अंदर नेचर ने ब्रूडी जीन्स डाला है और मेल इज टेकिंग केयर ऑफ द एग एंड देयर बेबीज मींस चिक्स। फीमेल सिर्फ एग लेइंग का काम करता है। तो सर इसमें से मेल फीमेल दोनों पैर में ही है यहाँ पे? हाँ, ये पेयर में रहते हैं। जैसे वो है हमारा मेल है, ये फीमेल है। और जब भी इनका एग लेइंग हुआ तो हमें ये देखना है कि उसको नेस्टिंग मटेरियल हो, उसमें वो मेल जाके बैठे। अगर आपने मेल को अप्रोच नहीं दिया, ऐसा हुआ कि फीमेल ने अंडे दिया वो करेगी, तो वो आपको परेशानी होगी। दूसरा, आपको अगर नॉलेज नहीं है, एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, भारत का एक स्टील अथॉरिटी का जू है, वो एक उसमें क्या हुआ, उनके जब सुपरिटेंडेंट छुट्टी पे गए तो इंजीनियर को चार्ज दिया जो मैनेजर थे। तो मैनेजर जो है वो इंजीनियर थे और उनके विजिटर ने किसी ने कंप्लेंट की कि सर आपके ईमू के अंदर किसी ने हैंड ग्रेनेड रख दिया है। अच्छा, हैंड ग्रेनेड रख दिया? हैंड ग्रेनेड जैसे ही दिखता है वो, हाँ। तो बोले हैंड ग्रेनेड रखा है सर किसी ने। तो उनने पुलिस बुला ली, उनने खुद देखा, उन्हें भी लगा हैंड ग्रेनेड है। पर उसके बाद में जब उनको किसी ने बोला कि आप एक बार चेक करो, तो पता लगा कि नहीं, वो तो ईमू का अंडा है। तो देखने में हैंड ग्रेनेड जैसा हरे रंग का, इतना ग्रीन कलर का, बड़ा 400 to 500 ग्राम्स का रहता है। तो इसकी नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, आपकी बहुत बड़ी मैनेजमेंटल प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। जैसे उस जू में एक हैवॉक हुआ, पुलिस आई, बॉम्ब स्क्वाड आया, तब आपको पता लगा पहले कि भाई ये तो इसमें अंडा है इसका नॉर्मल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ अपने विजिटर्स को टच टेबल में दिखाते हैं कि ईमू का अंडा ऐसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। So sir, how do you manage this wild cats? For example, there's a lioness there, Yeah. right?
you are giving them a good amount of space that उनको वैसा नहीं लग रहा that they are caged. अभी आप देखेंगे कि वो जो है उसके पंजे जो है हाँ. वो पेड़ के ऊपर घिस रही है। Yes. सो जंगल में क्या होता है, जैसे उसे शिकार करना है, हाँ. तो जैसे खाना खाने के लिए शिकार करेगा तो इसके नेल्स जो है अपने आप घिस जाते हैं। Okay. यहाँ तो रेडीमेड खाना मिलता है, तो रेडीमेड मिलेगा तो उसके नाखून बड़े होंगे, और ये खास करके ये वाला 5th नेल अगर बड़ा हुआ तो ये पैर में अंदर जाएगा और लैमनेस डालेगा, इन्फेक्शंस करेगा, पस फॉर्मेशन होगा। वो नहीं हो, नाखून उसके बड़े नहीं, इसके लिए हम लोगों ने जैसे पेड़ लगाए, अंदर वुडन लॉक्स डाले हैं, तो उस पर वो जाके वो स्क्रैचिंग करता है। तो अभी वो स्क्रैचिंग कर रही थी फीमेल। हाँ. अभी जो है वो फीमेल पिछले पैर से जो ज़मीन ऐसे ऐसे खोद रही थी, हाँ. वो उसका डिफिकेशन यूरिनेशन का साइन है Okay. कि वैसे उसको यूरिनेट करना है। तो कैट फैमिली है, इसलिए पहले वो मिट्टी साफ़ करेगी, उसका मतलब मिट्टी निकालेगी, उसमें करके फिर ढक देगी। Okay. सो जो रूटीन है हम लोगों का, जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड और ये सब जो कैट हम रखते हैं, तो उसके अपने 3 रूम हैं। जैसे पहला एक हमारा फीडिंग क्यूबिकल्स, जिसके अंदर हम उसे खाना खिलाते हैं, पानी देते हैं। उसको बंद इसलिए रखना पड़ता है कि बाहर की बर्ड्स आके उसको मटन वगैरह नहीं खाए, इन्फेक्शन ना हो। Correct. और पक्का रखना पड़ता है, जिसमें अगर ज़मीन पे आपने मटन रखा तो मिट्टी चिपक जाएगी, Correct. तो उसको सॉइल खाएगी तो उसको वोमिटेशन होगा, इन्फेक्शंस का डर, तो वो ना हो, इसलिए पक्का इनको जो वो CJD की गाइडलाइन। उसके बाद उसका एक रेस्ट रूम है, जैसे अपना बेडरूम है डार्क, उसको अंधेरे में सोना है जाके, तो उसमें पूरा बेडिंग, ग्रास बेडिंग है, वुडन लॉक्स हैं, उस पर जाके वो पूरा सोएगी। Correct. उसके बाद में देखेंगे तो आप क्रॉल्स हैं। Okay. जैसे अगर उसको आपको ओपन मोड में नहीं छोड़ना, ये ओपन मोड है, हाँ. तो जैसे ओपन मोड में आपने एक पैर को छोड़ा है हाँ. तो दूसरा पैर बाहर नहीं आ सकता है, तो अंदर वाले एनिमल्स को भी एक्सरसाइज मिले, इसलिए ये क्रॉल्स बने हुए हैं। Okay. तो उतने बड़े एरिया में वो घूमेगा, एक पैर को आपने बाहर छोड़ दिया, वो बाहर घूमेगा और एकदम कुदरती वातावरण लगेगा। हाँ. तो वो जो है, देखो इसमें कैसा है, विजिटर्स के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए, या विजिटर्स को आप जो एजुकेशन दे रहे हैं या आप जो उसको एक पूरा बता रहे हैं कि जू कैसे होते हैं, तो अगर आप सीधा पिंजरे के अंदर बताएंगे, बिहाइंड द बार बताएंगे, तो उसके दिमाग में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जू एंड जेल। Correct. तो उससे बाहर लाने के लिए हम उसको एग्जीबिशन में ऐसा बताते हैं कि आप नियर नेचुरल सराउंडिंग्स पे हैं। एनिमल्स को भी ये फीलिंग आना चाहिए और विजिटर्स को भी। Correct. आप कुदरती वातावरण जैसे माहौल में हैं, तो इसमें ओपन मोड है, यहाँ पे घास है, झाड़ पेड़ है, सब है, इसमें लायन घूम रहा है, और विजिटर्स विदाउट बैरियर्स, कोई जाली नहीं, कोई सड़िया नहीं, और वो डायरेक्ट लायन को देख रहा है। तो लायन को भी अच्छा लग रहा है, विजिटर्स को भी अच्छा लग रहा है, पर इसके लिए ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए। अहमदाबाद के पास में, जू के पास में इतनी ज़मीन नहीं थी, पर हमने कम जगह में भी ये 5500 स्क्वायर यार्ड का पूरा, स्क्वायर मीटर का पूरा एक केज बनाया है, और इसमें लायन वगैरह घूम सकते हैं। 1800 स्क्वायर मीटर का हमने टाइगर के लिए बनाया है, और रीच का भी बनाया है ऐसे ही। तो तीनों हमने ओपन इनक्लोजर्स बनाए हैं, जिसमें एनिमल्स को भी एन्जॉयमेंट हो। अब जैसे टाइगर को पानी पसंद है, लायन को नहीं, रीच को पानी पसंद है, तो हमने उसमें वाटर के पूरी बड़ी बड़ी हौज बनाई है, जिसमें वो अंदर जाके बैठे। Okay. लायंस को आप बना दोगे तो उसमें वो कभी जाके नहीं बैठेगा, पानी पिएगा। तो लायंस जो हैं वो एक्चुअली ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, उसको पानी पीने के लिए अच्छा लगता है, पर उसकी स्किन जो है वो इन्फेक्शन जल्दी होता है, इसलिए वो लोग पानी से दूर रहते हैं। तो पानी से दूर कौन रहता है? लायन रहता है, ऊँट भी रहता है, और हॉग डियर को भी इतना पानी पसंद नहीं है। तो हमें ये भी पता है कि किस एनिमल की स्किन किस चीज़ के लिए सेंसिटिव है, Correct. उसके हिसाब से हमें उसको एनवायरनमेंट देना होता है। लायन के ऊपर अगर आप वाटर स्प्रेइंग करेंगे उसको अच्छा नहीं लगेगा। Correct. टाइगर पे आप करेंगे तो आपके यहाँ पानी में आपके सामने आके खड़ा होएगा, आप जितना डालना है डालो। लेपर्ड को भी बहुत पानी पसंद नहीं है, हिप्पो को पानी पसंद है, हाथी को पसंद है। तो वो हम लोगों को पता है किसके ऊपर वाटर स्प्रेइंग करना है, किसको वाटर की हौज देनी है और किसको नहीं देनी है। ये सर आप क्या कह रहे थे? एक बार ऐसा हुआ कि जैसे मोट बनाया है, तो हमारे यहाँ एक शंकर पार्वती नाम के लायन और लायनेस थी। Okay. उनके 4 बच्चे हुए, गणेश, गजानन, ओखा एंड कार्तिकेय। Okay. उसमें एक बच्चा जो है जन्मजात, उसकी एक आंख नहीं थी, तो उनको भी हम लोग इसमें छोड़ते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो सब बच्चे इसमें घूम रहे थे, हाँ. और उसके बाद में सभी एनिमल्स तो अंदर इनक्लोजर्स में रात में आ गए। हाँ. वो जिसकी एक आंख नहीं थी, हाँ. वो बच्चा अंदर नहीं आया। Okay. तो हमारे कीपर्स, हेड कीपर्स ने काफ़ी प्रयास किया कि उसको अंदर कैसे ले जाएं। हाँ. रात भर बाहर रह जाएगा तो एक्सपोजर होगा, तो स्टिफनेस ऑफ मसल्स ना हो जाए। फिर उन्होंने मुझे बताया कि सर हम 1 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, वो अंदर ही नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। हाँ. मैंने यहाँ आके देखा तो एक्चुअली क्या था कि उसकी जो वर्किंग आई थी ना, हाँ. वो वॉल साइड थी, Okay. और नॉन वर्किंग वो अपोजिट थी। Okay. तो वो ऐसा सोच रहा था, इमेजिन कर रहा था कि उस तरफ भी दीवार है, इस तरफ भी दीवार है, दीवार है। तो अभी मैं कहाँ जाऊँ। Correct. तो हमने सिर्फ एक ट्रिक की कि उसको आवाज़ मार के उल्टा कर दिया
वर्किंग आइस को इंक्लूजर साइड कर दिया, नॉन वर्किंग बॉल साइड, तो उसको और लगे फटाक से वो जाके अपने अंदर वापस चला चला गया। गया। तो ये छोटी छोटी ट्रिक जो है वो एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो उस दिन पूरे रात भर रहना पड़ता उसको। करेक्ट सर, मेरे को एक बहुत स्पेशल यू कैन से अ क्वेश्चन इज हाउ डू यू मैनेज द फुटफॉल यहाँ पे, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट की एक्सपेक्टेशंस आप कैसे मैनेज करते हो, एनिमल को हार्म ना हो वैसे। फॉर एग्जांपल आप वाइट टाइगरेस हमने यहाँ पे लाई, एवरीवन वांट्स टू सी वाइट टाइगरेस बिकॉज इट्स यूनिक, बट हर बार वो बाहर रहेगी तो शी ऑल्सो फील दैट शी साइकोलॉजिकली नॉट ट्रेन दैट वे दैट मेरे को भी हर बार करना है। सो हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल थिंग्स टुगेदर टू मेक अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर दैट? पूरा शेड्यूल फिक्स है। जैसे इसका मॉर्निंग में हम लोग जब फीडिंग करते हैं हाँ, तो वो फ्रंट रूम में जाएगी। ओके, तो अभी फ्रंट रूम भी एग्जिबिट पे है, तो वहाँ से अगर जो लोगों को यहाँ बैक साइड में टाइगर नहीं दिख रही है वाइट टाइगरेस, तो वो लोग ऊपर जाएंगे और ऊपर से उसको खाना खाते में देखेंगे। ओके, फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हम लोग इसको 2 बजे यहाँ छोड़ते हैं। तो मॉर्निंग सेशन में सुबह 9 बजे से 10:30-11 तक वो यहाँ पीछे रहता है, फिर खाना खाने जाएगा, फिर 2 बजे के बाद पीछे आएगा। ओके, और इनकी जो है अपनी एक्टिविटी फिक्स है। जैसे वो मॉर्निंग में एक्टिव होते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं, उसके बाद 4 या 5 बजे से फिर से एक्टिव होते हैं। करेक्ट, तो 6:30-7 बजे तक जू खुला रहता है, तब तक ये वाइट टाइगरेस पूरा यहीं पे इनक्लोजर्स में पूरा घूमती है। उस तरफ जो है कॉमन टाइगरेस घूमती है। पब्लिक को दोनों एनिमल्स अलग अलग पास पास देखने मिलते हैं। करेक्ट, तो लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि ये वाइट टाइगर है जो है वाइट टाइगरेस है, तो ये कहाँ से आया है? करेक्ट, तो ये कोई स्नो में से या कोई बर्फ़ में से नहीं आया है, ये कॉमन टाइगर के ही बच्चे हैं, पर इसके अंदर रेसेसिव म्यूटेंट है। ब्राउन कलर का जो जीन्स है जो इसको ब्राउन कलर देता है, वो रेसेसिव होने की वजह से उसमें वाइट कलर आया है और ब्लैक कलर के पट्टे आए। करेक्ट, इनका सर्वाइवल जो है फॉरेस्ट में कम है, क्योंकि फॉरेस्ट में जब छोड़ते हैं तो हरण को दूर से दिख जाता है कि भाई ये कुछ एनिमल आ रहा है, तो वो भग जाते हैं। और ब्राउन टाइगर घास में छिप जाता है, कैमोफ्लेजिंग होती है, तो इसकी एग्जीबिशन वैल्यू ज़्यादा है बट कंजर्वेशन वैल्यू बहुत कम है। तो इसकी स्टोरी क्या है, आपने ये कहाँ से अडॉप्ट की? हमारे यहाँ पहले हम लोग जो है नंदनकानन जू, जैसे सबसे पहला वाइट टाइगर मिला जिसका नाम मोहन था, मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट में रीवा के राजा ने पकड़ के अपने उसको वहाँ रखा। उसके बाद में फिर धीरे धीरे एक दूसरा वाइट और मिला, उसके बाद ब्रीडिंग करके नंदनकानन जू में एक समय में 90 में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वाइट टाइगर नंदनकानन जू में थे, उड़ीसा में। ओके, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और एक्सचेंज प्रपोजल्स पे हम वहाँ से एक टाइगर वाइट लाए जिसका नाम महेश था, और ला के फिर यहाँ रखा, तो उसको देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे। और उसके बाद में फिर उसकी एज हो गई, वो जब चला गया तो फिर हमने इसका करस्पॉन्डेंस करके राजकोट जू से एक्सचेंज में हम इसको लेके आए। करेक्ट, तो अभी ये हमारे पास है। अब अभी हमारे पास में दूसरा ग्वालियर जू से मेरा डिस्कशन चल रहा है, तो वो पूरा वाइट टाइगर का एक पेयर देने वाले हैं, ओके, उनके यहाँ ब्रीड हो रहा है। करेक्ट, तो पब्लिक को भी हमें देखना है कि उसके लिए कुछ नया मिले, और एनिमल्स को भी देखना है कि वो एनिमल कंफर्टेबली रह सकें। करेक्ट, उसका पूरा ध्यान रखते हुए इनकी हम लोगों ने फीडिंग शेड्यूल्स बनाए हैं ओके, कि रोज़ सुबह इतने बजे से इतने बजे खाना देने का है। हर फ्राइडे के दिन इनका फास्टिंग होता है, Every Friday fasting. एवरी फ्राइडे, जिसमें उसका डाइजेशन करेक्शन हो। उसका डीवर्मिंग शेड्यूल फिक्स है जिसमें पेट में चरमियाँ नहीं हो, क्योंकि कच्चा मांस खाते हैं। फिर उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल फिक्स है तो उसको कोई बीमारी ना हो। ऐसे डिसइंफेक्शन शेड्यूल है। पिंजरे को एंटीवायरल, एंटी फंगल और एंटीबैक्टीरियल दवाइयों से हम लोग धोते हैं ओके, जहाँ पे ये लोग खाना खाते हैं। अगर कोई डिसीज आउटब्रेक या कुछ चल रहा है तो हम पूरे पिंजरे में वो दवाई छिड़कवाते हैं। करेक्ट, वो दवाई इन एनिमल्स के लिए हार्मफुल नहीं है, और बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को वो मार देता है। तो वो पूरा ध्यान हम लोग लगाते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है प्रिवेंटिव मेजर्स। आप जब प्रिवेंटिव मेजर्स इतने लगाएंगे जिससे वो बीमार ना पड़े, तो क्यूरेटिव मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, तो डॉक्टर्स ज़रूरी है रखना, हॉस्पिटल होना ज़रूरी है, पर आप ऐसा काम करो जिसकी वजह से जानवर बीमार ना पड़े। तो वो लोग हम पूरा ध्यान रखते हैं, उसको समय से खाना मिले। फिर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कितना खाना दिया, कितना खाया। तो अगर आप देखेंगे तो इसका फीडिंग पैटर्न भी डिफरेंट है। जैसे ठंडी बढ़ती है तो हमको भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, हम लोग भी खाना ज़्यादा खाते हैं। कोई आदमी 2 रोटी खा रहा, ठंडी पड़ेगी तो वो 4 भी खा सकता है, 3 भी। तो हमारे यहाँ जितने भी टाइगर हैं, लायन है, लाइनेस है, जब विंटर आएगी तो उसका हम लोग खाना बढ़ाते हैं। वो हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अभी हम लोग इसको 8 किलो दे रहे हैं। 8 किलो एक दिन का? 8 किलो एक दिन का, एक दिन में एक ही बार खाते हैं। कार्निवोरस में पचाने में समय लगता है। करेक्ट, तो उसने अगर 8 किलो, अब जैसे विंटर आएगी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो उस समय इसका खाना बढ़ेगा। करेक्ट, तो 8 किलो दिया, पूरा खा गया, तो हम उसको 9 किलो देंगे। 9 खा गया, 10 देंगे। अच्छा, तो फीमेल कभी 8 से 12 किलो तक जाती है। ओके,
और मेल जो है वो 10 से 15 तक जाता है। 15 किलो तक कंज्यूम कर सकते कभी हैं। कभी लायन फुल ग्रोन और टाइगर फुल ग्रोन वो 12 से 15 किलो तक खाता है। हमारे यहाँ एक अंबर करके लायन था, वो 17 केजी उसने हाईएस्ट खाया है। तो हम एनिमल का डाइट अगर हम फिक्स कर दें कि नहीं इसे 8 किलो ही फिक्स देना है, तो गर्मी में वो खाना कम खाते हैं तो उस समय फेंकेगा, और ठंडी में ज़्यादा चाहिए तो उसे कम पड़ेगा। तो ठंडी में ज़्यादा खाते हैं, वो पूरा पैटर्न हमने जो है रिकॉर्ड पे रखा हुआ है, किस महीने में कितना खाना खाएगा। और एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, फीमेल्स जो है जब उसका ब्रीडिंग सीजन आता है तो जो उसके साइकिल्स हैं उस समय वो खाना खाना बंद करती है। कभी कभी मेल भी कम करता है और एक दूसरे में इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं। Okay. जैसे अगर इसके बगल में सपोज मेल है तो ये वो भी देखते हैं सर। तो वो भी हम लोग वो भी देखते हैं कि उसका हार्मोनल लेवल कितना है और दूसरे एनिमल पे कितना कंसंट्रेट कर रहा है। सपोज ये एनिमल ने अचानक खाना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो ऐसा नहीं कि इसको पकड़ के ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे दो। ओके। हम पहले देखते हैं कि लास्ट ईयर का उसका पैटर्न क्या है। तो लास्ट ईयर बायोलॉजिकल पैटर्न में ये था कि अक्टूबर मंथ में 25 तारीख को इसने खाना कम किया, तो वही हार्मोनल पैटर्न है। तो इस बार हो सकता है 22 को करे या 28 को करे। तो हम लोग रिकॉर्ड पे चेक करते हैं और एनिमल के बिहेवियर से चेक करते हैं कि वो बीमार है या नहीं तो ओवरलोडिंग ऑफ मेडिसिन भी डेंजरस है। तो हम लोग डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, एनिमल के बिहेवियर को देखते हैं, उसका रिकॉर्ड देखते हैं, उसकी एक्टिविटी देखते हैं, उसके बेस पे फिर हम लोग उसका ट्रीटमेंट फाइनल करते हैं। इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन है हमारे यहाँ कि हम लोगों ने एनिमल्स के जितने भी लायन, टाइगर, लेपर्ड, उन सब के ब्लड कलेक्शन से लेके उसके हम लोगों ने सेंसिटिविटी टेस्ट लगा रखे हैं। कौन सा एंटीबायोटिक परफेक्टली उस पर काम करेगा, कौन से एंटीबायोटिक के लिए वो लोग रेजिस्टेंट हैं, तो वो एंटीबायोटिक का हम यूज़ नहीं करते, जिसमें आप उसको ओवरडोजिंग ऑफ मेडिसिन ना हो, उसकी किडनी ख़राब ना हो, लिवर ख़राब ना हो। तो स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हम लोगों ने करके रखा है। So sir, this is one of your most aggressive tigress, right? So what is her story? इसकी story क्या है basically? फॉरेस्ट में कोई लायन, टाइगर या लेपर्ड है, Correct. अभी कोई भी कारण से, जैसे कोई किसी ने जाके उसको थोड़ा सा कुछ परेशान किया या उसे भूख लगी और उसकी टेरिटरी में कोई एनिमल नहीं है और ह्यूमन बीइंग आ गया, तो एनिमल साइकोलॉजी ये होती है कि अगर उससे छोटी साइज का कोई एनिमल है हाँ. तो उसको पकड़ेगा। Okay. आपने देखा होगा हर समय जो है ह्यूमन बीइंग में बेबीज़ के ऊपर अटैक करते हैं। Correct. ऐसे ही जंगल में इन लोगों का ऐसा रहता है कि अगर कोई छोटी साइज़ का, या तो आप ज़मीन पे बैठे हुए हैं या फिर आप लेट गए, तब अटैकिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जब ऐसी कोई कंप्लेंट आती है कि भाई इसने ह्यूमन बीइंग पे अटैक किया या ह्यूमन बीइंग को मार दिया ड्यू टू एनी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर कंप्लेंट होने की वजह से फिर रेस्क्यू करना होता है। तो इसी वजह से इसको भी रेस्क्यू करना पड़ा। रेस्क्यू करके इसको जू में दिया। ह्यूमन बीइंग जो है अभी बहुत ख़राब काम ये कर रहा है कि जैसे थोड़ा भी कुछ इंसिडेंट होता है ना, फॉरेस्ट तो एनिमल्स के रहने का एरिया है, वो उसका घर है, पर उसमें ह्यूमन बीइंग अपने सामने से कुछ लकड़ी के लिए जा रहे हैं या खाद्य खुराकी के लिए जा रहे हैं या किसी वजह से भी जा रहे हैं, और फिर जब एनिमल उस पर अटैक करता है तो वो लोग इमीडिएटली कंप्लेंट करते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर जनरेट करके वो एनिमल्स को वहाँ से पकड़वाए थे, जो कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ऐसे ही सभी एनिमल्स के साथ हो रहा है। जो रेस्क्यू सेंटर्स में एनिमल्स रखे गए हैं उसमें से एक इसका भी है कि इसने अटैक किया, कंप्लेंट आई, उसको रेस्क्यू किया और उसके बाद उसको जू में रखा और करस्पॉन्डेंस हुआ और भारत सरकार ने परमिशन दी तो ये अहमदाबाद जू तक आया है। तो उसका एग्रेसिवनेस तो उसके खुद के प्रोटेक्शन के लिए है। वो किसी को जाके ऐसे सामने से पकड़ के किसी को मारता नहीं है। Correct. तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए, किसी भी एनिमल को हमें परेशान नहीं करना है, फॉरेस्ट के रूल्स का हमें वायलेशन नहीं करना है। फॉरेस्ट में जो जाके एनिमल्स अगर हमें दिखता है तो हमें स्टेबल खड़े हो जाना है, रन नहीं करना है, वो सब चीज़ें हमें आना चाहिए। सर, अगर फॉर एग्जांपल ये टाइग्रेस ने किसी ह्यूमन बीइंग को मार दिया, तो सर सबसे खतरनाक चीज़ क्यों वो होती है? जैसे कोई भी ह्यूमन ब्लड या ह्यूमन फ्लैश कोई भी वाइल्ड एनिमल एक बार टेस्ट करता है तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट फॉर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दैट उनको आपको कुछ कंसर्न करना पड़ता है। तो उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न एक बहुत सिंपल है। ह्यूमन बीइंग जो है सॉफ्ट टारगेट है। हाँ. जैसे हरण पकड़ना है तो हरण बहुत तेज़ दौड़ता है, स्किन मोटी है, बाल ज़्यादा हैं। अब ह्यूमन बीइंग का अगर आप देखेंगे तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है, वो ज़्यादा रन नहीं कर सकता है, स्किन बिल्कुल पतली है, उसके उस पर ज़्यादा हेयर नहीं है। तो एक बार पकड़ लेता है तो वो लर्न करता है कि भाई सबसे ईजी टारगेट क्या है। तब फिर जो ऐसा फिर से बनाव नहीं बने इसके लिए उसको रेस्क्यू करना होता है। फॉरेस्ट की भी अपनी एक कुछ मर्यादा है, इसके लिए उसको जब कंप्लेंट आती है तो उसको रेस्क्यू करना पड़ता है।
और फिर से रीइंट्रोडक्शन के लिए वो लोग अलाउ नहीं करते हैं कि एक बार वंस वो मैन ईटर बनी तो इससे अच्छा है कि हम उसे रेस्क्यू सेंटर या जू में रखें और वहाँ उसका हम कंजर्वेशन करें, वहाँ उसके बच्चे पैदा कराए जाएँ। एक्चुअली तो वाइल्डरनेस तो उसका कैरेक्टर है, हाँ वही है ना, वो तो उसका है ही, उसका तो अटैक उससे करना ही पड़ेगा। अगर वो सपोज इमेजिन करो कि लायन और टाइगर है और वो ह्यूमन बीइंग को देखे और पूंछ हिलाने लगे और आपके पास आके पैर चाटे, तो वो लायन टाइगर तो रहा ही नहीं, वो तो डॉग से भी बेकार हो गया। तो इसलिए जो उसका नेचर है उसे वैसे ही फॉर्म में रखना चाहिए। और फिर वो लोग जो है जू में आते हैं तो हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं, यहाँ पे उसको टाइम टू टाइम खाना मिलता है। ये इनको जस्ट देख के मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। हमारे यहाँ एक था लायन टॉमी। लायन टॉमी, हाँ, ओके। और वो टॉमी की विशेषता थी कि उसके साथ जो फीमेल थी, हाँ, तो टॉमी जो है वो थोड़ा वाइल्ड था और फीमेल थी जो बॉटल फेड थी, तो वो फ्रेंडली थी। ओके तो जैसे वो फीमेल है वो हमारे पास आती थी तो हम लोग उसको हाथ लगाते थे पिंजरे में, ओके, ऐसे बाहर से ऐसे। उतनी फ्रेंडली। हाँ, इतनी फ्रेंडली, और उसको अच्छा लगता था। अगर आप अटेंशन पे नहीं करेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो टॉमी वहाँ बाहर दूर से बैठा है और जैसे उसको आप हाथ लगाएंगे, जूही नाम था, तो उसे गुस्सा आती थी तो वो आवाज़ करता हाँ हाँ ऐसे करके। हाँ, तो वो उसे बाद में हम लोग जब जाते थे तो फीमेल को डांटता था, ऐसे पंजे से मारता था। ओके, दैट क्यों तूने ऐसा किया? वो उसे पता लगता है कि आप मेल या फीमेल हैं, समझ गए ना। तो वो ऐसा उसको लगता था कि ये मेल कैरेक्टर जैसे हम हैं या कोई भी मेल है, कीपर है, तो वो तुम्हें आके फीमेल को हाथ क्यों लगाता है। तो वो मेल था लायन, उसको मुझे पसंद नहीं था। तो मैं हर समय बोलता था कि अगर किसी दिन टॉमी बाहर निकला तो ढूंढेगा साहू कहाँ है रोज़ फीमेल को हाथ लगा के जाता है। पर इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो उनकी समझ कितनी है। करेक्ट, जब ओल्ड एज हुई और एक दिन टॉमी इसमें अंदर गिर गया, ओके, और वो उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि दोबारा से पिंजरे में जा सके, ठंडी के दिन थे और बाहर रहेगा तो उसको ज़्यादा परेशानी होगी। तो हमने रात में 11-12 बजे रणजीत सिंह जाडेजा और हमारी पूरी टीम, हम लोग लकड़ी वगैरह लेके और फिर इसके अंदर गए, फिर उसके पास में जाके चेक किया, उसको इंजेक्शंस लगाए, उसको जो है सूखी घास की जो है पूरा बेडिंग मटेरियल दिया, उसके पास में उसको ऊपर कंतान वगैरह उड़ाई और हेलोजन लाइट हीटिंग के लिए उसको लगाई गई। और पूरे 24 घंटे हमारे कीपर्स रहते थे। ये सब करने से वो 3 या 4 दिन में लायन ठीक हो गया। तो जैसे पिंजरे में हम जाते थे तो उससे आवाज़ लगाते थे, टॉमी लेट जा, तो टॉमी लेट गया, फिर जाके इंजेक्शन लगाए, ड्रिप लगाई, फिर जब उसमें ताकत आ गई तो वो बैठने लगा, और ताकत आई तो वो चलने लगा। तो बाद में ये है कि जब वो चलने भी लगा, अगर इंजेक्शन देना है और हम उसे बोलते थे टॉमी इंजेक्शन लगाना है, तो लेट जाता था। ओके, फिर हम पिंजरे में जाके इंजेक्शन लगा के बाहर आ जाएँ, फिर टॉमी खड़े होकर चलता क्या था। बात तो कीपर्स जो है बहुत अटेंशन पे करते हैं, कीपर्स बहुत मेहनत करते हैं, और हम लोग भी उनके साथ मिलके जो है सोचते हैं कि एनिमल्स बचें। और रिस्क भी है, आप अंदर जा रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कभी आपको पकड़ ना ले, इसलिए प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग साथ में नेट रखते हैं, साथ में जाली रखते हैं, साथ में डंडा रखते हैं कि अगर वो कभी अटैक करे तो हम लोग प्रिवेंट कर सकें। पर आज तक ऐसा नहीं हुआ। करीब 3 से 4 जानवर का ऐसा हुआ कि वो इनक्लोजर्स के अंदर पूरे गिर गए हैं और फिर उसको जाके ट्रीटमेंट दिया, फिर वो लोग ज़िंदा बचे और 2-2.5 साल और ज़िंदा रहे। तो उससे सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत होता है, कीपर्स को भी बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमने चलो ये जानवर बचाया है। अब अल्टीमेटली जब एज हो जाएगी पूरी तो वो तो जाएगा। एक और कॉमन पब्लिक का जो प्रश्न है वो है कि वाइल्ड एनिमल्स या कोई भी जंगली प्राणी है वो जू में ज़्यादा जिंदा रहता है कि जंगल में। वाह, तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। जंगल में जैसे लायन टाइगर जो है वो 12 से 15 साल जिंदा रहता है, लेपर्ड जो है 10 से 12 साल जिंदा रहता है। ओल्ड एज होती है तो शिकार नहीं कर पाते। उसी के एरिया का मेल या उसका लड़का अपने फादर को मार देता है टेरिटरी मेंटेन करने के लिए। जबकि जू में जब वो आते हैं तो हमारे यहाँ हाईएस्ट लाइफ स्पान 26 साल का है। 15 साल के सामने 26 साल एक जिन्नत करके फीमेल थी, वो जिंदा रही। टाइगर्स और लायन जो है मेल हमारे यहाँ 19 से 22 साल तक रहते हैं, जबकि जंगल में जल्दी जाते हैं। लेपर्ड हमारे यहाँ जो है 18 साल 19 साल तक रहते हैं, जंगल में वो 12-13 साल बहुत मुश्किल से निकालते हैं। तो जू के अंदर उसको समय से खाना मिलता है, दवाई मिलता है, वैक्सीनेशन होती है, इसलिए उसको ज़्यादा समय ज़िंदा रहने में आराम हो जाता है, इसलिए ज़्यादा लंबा समय तक जीता है। तो एक पब्लिक का जो प्रश्न है कि ज़्यादा सर्वाइवल कहाँ है, तो ज़्यादा सर्वाइवल जू में है। इसका मतलब जू का कंफर्ट एनिमल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा कंफर्टेबली वो लोग जू में रह पाते हैं। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ रूपा? ये एलिफेंट फीमेल एलिफेंट है, इसका नाम रूपा है। रूपा और अशोक 2 एलिफेंट हम लोग 1992 में पनरघट्टा नेशनल पार्क से लेके आए थे, और उसको जो है 360 से 370 किलो हर साल वेट गेन कर रहा था। ओके। और फीमेल जो है वो कुछ 320 से 340 की बीच। ओके। तो इतना वेट गेन आया है
जब हम पहले लाए थे तब 92 में, तो ये लोग इतने छोटे बच्चे थे, मेरे हाथ के नीचे रहते थे। अभी आप देख सकते हैं 4000 किलो की फीमेल है। किसी ने मेरे से एक बार एक क्वेश्चन पूछा था कि आप इसका वजन कैसे कर। हाँ सबके दिमाग में ऐसा आता है वजन मतलब जो है वो आप वेट मशीन से, वेइंग मशीन से। ऐसा नहीं है, क्योंकि जहाँ पे ट्रक का वजन होता है, वेइंग स्केल्स होते हैं, उस पर जाके ट्रक खड़ा हो जाता है, फिर वजन की स्लिप निकल गई। यहाँ नीचे नहीं, तुरंत मार्केट में वेइंग मशीन है, उसको पैदल चला के ले जाके उस पर खड़ा कर देंगे, उसकी स्लिप निकाल देते हैं और उसकी सर्विस बुक जो है, जो बुक है उसमें नोट कर देते कि ये तारीख को वजन हुआ, इसमें इतने किलो वजन आया। फिर 1 साल बाद फिर जाके चेक करते थे। तो हाथी की एक अपनी विशेषता है, हाथी 70 ईयर्स तक जिंदा रहता है। ह्यूमन भी जैसे ही है, लाइफस्पान भी वैसे ही है, ब्रेन भी उसका वैसे ही है। और सबसे बड़ी विशेषता सभी एनिमल्स में जो है, वो लोग जब एनिमल्स जो है अगर आप देखेंगे तो उसकी जब बर्थ होती है बच्चों की, तो जो बच्चों को फीडिंग कराते हैं उसकी मेमोरी ग्लैंड्स पिछले पैर के बीच में रहती है। ओके एलिफेंट के आगे के पैर में, देखो आप फ्रंट में सब देख रहे हैं आगे। तो ये इसका फीडिंग आगे के पैर के बीच में ही होता है। तो हाथी का बच्चा अपनी सूंड ऐसे लगा के और फिर मुंह से डायरेक्ट मदर के पास सती करता है। करेक्ट। और ये जो है एक दिन में करीब 150 किलो खाना खाते हैं। और ये मेजरली कंज्यूम क्या करता है? और इसको ज्यादातर फाइबरस डाइट चाहिए। ओके। तो उसमें देखेंगे तो ज्वार का फूला हरा वाला, हाँ सूखा वाला, सूखा घास, बनाना, फिर शुगर केन, जैगरी, और थोड़ा बी कॉम्प्लेक्स मिले इसके लिए हम लोग इसको ब्रेड भी देते हैं। ओके ब्रेड में क्योंकि जो है उसका वो रहता है और उससे बहुत उसको डाइजेशन में फायदा होता है, करेक्ट। तो वो भी थोड़ा देते हैं। और फिर खास उसको ज्यादा बार्क पसंद है। ओके। तो जो बार्क है, जैसे बड़ और पीपल का जो पेड़ रहता है उसकी जो डाली रहती है, तो ये लोग उसकी जो बार्क है, हाँ। उसकी जो छाल है वो निकाल के खाते हैं, हाँ। जिससे उसको डाइजेशन प्रॉपर रहे और फाइबर ज्यादा मिले। पानी का अगर कंजम्पशन देखेंगे तो 150 से 200 लीटर जो है उसको चाहिए। मनुष्य गिलास में पीता है, ये लोग फूलों भर के पीते हैं। और ये लोग 2 महीने के ट्रेंड हो गए। हमारे पास जो पाइप है, पाइप चालू करते हैं, वो सोच उठा के मुंह में डायरेक्ट रख लेता है, डायरेक्ट वैक्यूम। हाँ। एक इंच का जो पाइप है उसमें पूरा कंटिन्यूसली पानी आता है, मुंह में लगा लेता है, पानी अंदर जाए। और इसलिए बहुत इंटेलिजेंट है, ह्यूमन बीइंग को ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं। उसको जैसे अभी हम लोग लेके आए तो मुझे हर समय पहचान जाती है, अगर हम आवाज मारेंगे तो रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये सब चीजें जो है एलिफेंट का, क्योंकि उसका ब्रेन ज्यादा अच्छा है, वो सब कैप्चर करता है। इसका बहुत ध्यान रखना होता है, उसको पानी से नहलाना पड़ता है, लिट्टियों वो फेरता है, उसके पैर की केयर करनी होती है। तो हमारे जो कीपर्स हैं, ये थे ये जहीर भाई, हाँ और ये सलीम भाई हैं, दोनों भाई हैं। ओके। जिनके पापा भी हमारे यहाँ कीपर थे। ओके। पहले जो हाथी थे उनको वो संभालते थे। तो जू में जैसे आपने देखा जाडेजा की जो पूरी फैमिली है, वैसे ही ऐसे ही एलिफेंट के लिए ये लोग एलिफेंट का ध्यान रखते हैं और एलिफेंट इनका कमांड लेता है। तो जू में डेडिकेशन के साथ काम करना होता है। उसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल जाडेजा फैमिली है और ये लोग हैं। एक हमारे यहाँ जो और भी फैमिली है उसकी 4th जनरेशन काम कर रही है। ओके। तो उनका वजन सरने में तो 17 वजन, जीरा वजन, फिर उनके बच्चे दिनेश, फिर उनका सन जो है लेगेसी से पूरी लेगेसी। हाँ, और वही लोग काम कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल को अंडरस्टैंड करना, ऑटोमेटिकली ग्रैंडफादर और फादर से जीन्स में आना। करेक्ट। तो डीएनए ही उनका इसलिए बनाया कि वो जानवरों की सेवा करे। So sir, how did it all started? When we researched about you, you left your 9 to 5 high paying job, right? आपको एक बहुत अच्छी tier 1 कंपनी में मिला था जॉब. You left the job and you devoted your life to this animals. 1990 में एक पेपर में एडवर्टाइजमेंट छपा, Okay. डेली टाइम्स ऑफ इंडिया में, कि अहमदाबाद यू नीड्स ऑफिसर। Correct. And at that time, I was working with Tata Export Limited as a manager. And I have seen that, and because I was having the passion of the animals, Correct. so I had just applied, and first time in Gujarat, I have arrived on the 21st of February 1990 Okay. to give the interview on 22nd of February. Okay. I have visited the zoo and I have observed everything. Correct. And I was just thinking, if the opportunity will come and I will be appointed as a officer, I will do something miracles. Like I want to develop everything. एक ऐसा जू बनाएंगे कि जिसमें लोग इसको पसंद करें, उसकी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे जो यूनिक हो अपने आप में, जो किसी की कॉपी की हो ना हो। और ऐसा हुआ कि जैसे इंटरव्यू देने के लिए हम लोग गए तो देयर वर सो मैनी पीपल्स, सो मैनी कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, and they were having the experience more than that, like they were working with the zoo since 10 years, 5 years, 12 years. So it is like very tough to cope up, because I was very young, 26 years old,
and having the experience of 1 year of the Tata Export Limited. During my intensive time, I have done veterinary science, and during my intensive period, when I was in Bhopal, I was frequently visiting the zoo Okay. and closely observing everything. Generally, what happens when, like, you are having the some duty for half an hour or 1 hour or 2 hours twice in a week. Just people, they were going and watching the tiger and just going away, like that was the picnic. Correct. But I was observing very minutely everything, and that was happened, like, when I have given the interview, the committee has asked me 3 IAS officer, 1 IFS officer, 2 zoo directors and 1 chief auditor. They have asked me कि आपको जू का क्या एक्सपीरियंस है. Correct. सो आई सेड कि सर मेरा जू का कोई एक्सपीरियंस है नहीं, बट जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तो मैंने भोपाल जू में विजिट करता था. 8 दिन में 2 बार हम जाते थे, उसके अलावा जब छुट्टी होती थी तो मैं वहाँ जाता था. तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तो आप एक चीज़ बताइए कि भोपाल में एक जो है वाइट टाइगर है, उसका नाम बताइए. Okay. तो मैंने बताया कि सर उसका नाम रुस्तम है. Okay. और उसके बाद उन्होंने ऐसे पूछा तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि हाँ सही में ये तो सही बोल रहे हैं. मैंने उन्हें एक डायरी बताई कि सर हम जब जाते थे तो हम इसमें ऑब्जर्वेशंस लिखते थे कि रुस्तम कितना खाना खा रहा है, एक्टिविटीज़ क्या है. Correct. पर अब मैं आपको पूरे सब एनिमल्स के नाम बताता हूँ. Okay, तो आपने सब रिसर्च कर दिया सब है. मैंने पूरे जो है अब 1989 में जो हम जा रहे थे तब वो मैंने पूरा उन्हें बताया कि यहाँ पे मालती नाम का है, चार्जर है, पेटू है, अभी भी मुझे याद है. सब एनिमल्स के नाम बताए, कुछ इंसिडेंट्स भोपाल जू के बताए, और एक विशेषता उनने मेरे से पूछा कि वाइट टाइगर की विशेषता क्या है. हाँ. तो उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था. वो वाइट टाइगर की ड्रॉबैक ये था कि वो आफ्टर मैटिंग फीमेल को मार देता था. सो वो रुस्तम ने 2-3 फीमेल्स को आफ्टर मैटिंग मार दिया. तो वो मैंने उन्हें बताया कि सर उसकी ये प्रॉब्लम है या उसका जो है ये विशेषता है. फिर उन्होंने पूछा कि आप इस जू में क्या क्या करेंगे. सो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि मैं ऐसा करूँगा. बट जो ऑफिसर्स थे ना, दे वर वॉचिंग माई आईज़, कि मतलब जैसे होता है ना एक विज़न है, आपका सपना है, अगर मौका मिला तो हम ये सब करेंगे. Correct. और ऐसा हुआ. लास्ट में मुझे सिलेक्ट किया और मैंने जब ज्वाइन किया तो सबसे पहले था कि इसका मैनेजमेंट कैसे सुधारें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधारें, इसको हम कैसे ज़्यादा अच्छा बनाएं, पब्लिक इमेज अच्छी कैसे करें, कैसे जो है ज़्यादा इसकी इनकम बढ़ाई जाए. तो वो सभी एस्पेक्ट पे हमने काम किया. Okay. और बहुत मतलब एक आश्चर्यजनक बात थी कि जैसे इस जू में जगह बहुत कम थी और उसमें आपको जो नया कंसेप्ट है, मॉडर्न जू कंसेप्ट है, उस समय तक 1970 के बाद में ओपन मोटेड इनक्लोजर्स कंसेप्ट आ गया था. तो उसमें 2 थे, एक ड्राई मोटेड एंड वेट मोटेड. वेट मोटेड में ये है कि पानी भरना होता है, ड्राई मोटेड में आपको सूखा रखना है, बट आपको एक ऐसी ट्रेंच बनानी है जिसको वो एनिमल जंप ना कर सके. Correct. तो हमने किसी भी आर्किटेक्ट या कंसल्टेंट को निमणूक किए बगैर, और फिर हमने जो है कारपोरेशन के एक जो ट्रेसर थे जो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट में थे, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और मैंने बोला कि आप इसमें इतना डिस्टेंस रख के 2 वॉल बना दीजिए, ऐसा डिज़ाइन मुझे 2 रफ. एंड मैंने भारत सरकार में प्रेजेंटेशन दिया. सेंट्रल जो ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद उनने ग्रांट दी और हमने एक 95 में विदिन 5 ईयर्स में हमने एक टाइगर का ओपन इनक्लोजर बनाया है, क्या बात है. जो कि मेयर ने उद्घाटन किया. उसके बाद सन 2000 में हमने लायन का इनक्लोजर बनाया. तो ये सब एक जैसे एक होता है ना, आपको एक मज़ा आने लगा कि भाई आप पब्लिक रिस्पॉन्स आने लगा, एनिमल रिस्पॉन्स आने लगा, एनिमल्स बहुत खुश थे. Okay. वो जो ऐसे छोटे इनक्लोजर्स की जगह 1800 स्क्वायर मीटर में टाइगर घूम रहा है, 5500 स्क्वायर मीटर में लायन घूम रहा है, एकदम कुदरती वातावरण में, जंगल में है ऐसा. उसकी जब न्यूज़पेपर ने फ़ोटो छापी थी तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये फ़ोटो गिर की है. Okay. और नीचे लिख दिया अहमदाबाद जू. तो मैंने बोला आप यहाँ आके देखिए, अहमदाबाद जू का ही है. तो बोले जू में जगह ही नहीं है. तो लाइक वी नीड विज़न. तो इतना सारा आपको विज़न पे जब आप काम करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि सांपघर हमने रेप्टाइल हाउस बनाया है. हाँ. तो पुराना रेप्टाइल हाउस हमने ऐसे ही रखा है और उसके बाद में एक नया जो है रेप्टाइल हाउस बनाया, तो लोगों का वो भी था कि पुराना आपने तोड़ दिया, जबकि हमने तोड़ा ही नहीं. Okay. तो स्पेस अवेलेबल था, सिर्फ विज़न चाहिए था. हमने विज़न का इम्प्लीमेंटेशन किया. दूसरा होता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जू के साथ, वो है फंड. तो कुछ भारत सरकार से हमने ग्रांट ली, कुछ हमने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से ली और ख़ुद की अपनी इनकम बढ़ाई. उसकी वजह से ये सब धीरे धीरे सभी का साथ सहकार, मतलब जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, पॉलिटिकल बॉडी, भारत सरकार के जो मेंबर सेक्रेटरी, सेंट्रल जो थे, वो सब ने हम लोगों को एक साथ दिया कि आप इसका ग्रोथ करिए, हम लोग आपके साथ हैं. तो आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे. लार्ज जू कैटेगरी में इंडिया में हम लोग आते हैं. पूरे भारत में 164 जू में 13 जू वो लार्ज हैं, उसमें से हम एक हैं. लार्ज जू कैटेगरी को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है. पर अभी हमको ये जू को और बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है.
तो वी आर गोइंग टू क्रिएट मैनी अदर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स विच इज़ यूनिक। जैसे रेप्टाइल हाउस हमने बनाया, हमने किसी का सर्पग्रह देखा नहीं। लाइन टाइगर इनक्लोजर्स बनाए, भारत में दूसरे के पास ऐसी डिज़ाइन नहीं, हमने अपने मन से बनाई। नॉक्टर्नल जू भारत में किसी ने इतना अच्छा नहीं बनाया जो हमने बनाया, और यूनिक है। जैसे जियोथर्मल एयरेशन उसमें किया। सो सर, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ कीपर्स फॉर द जू? क्योंकि ये अगर नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। पूरे दिन रात वो एनिमल्स के साथ रहते हैं, एंड आई फील जितना एनिमल को नहीं जानते उससे ज़्यादा कीपर्स उनको जानते हैं। मैंने एक डेफिनेशन दी है। अहमदाबाद जू जो है वो वेस्टर्न रीजन जू कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाता है। ओके। भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से हम लोगों को ग्रांट आती है। कुछ 15 से 16 हमने एनिमल कीपर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। ओके। मेरे लेक्चर में मेरा पहला शब्द होता है, कीपर इज़ द मदर ऑफ एनिमल। करेक्ट। कीपर ये जो है वो जानवरों की माँ है। फादर नहीं बोला मैंने, क्योंकि माँ पूरा हर समय बच्चों का ध्यान रखते हैं। ऐसे ही कीपर को भी जानवरों का ध्यान रखना होता है। तो जैसे बच्चा होता है ना, माँ के साथ सो रहा है, बच्चा ने अगर यूरिनेट किया और पलंग गीला है बिस्तर, तो माँ गीले में सो के बच्चे को सूखे में, तो माँ की इतनी वैल्यू है। ऐसे ही एनिमल कीपर की जू में की पोस्ट है, जो उसकी वैल्यू है, जो जानवरों का पूरा ध्यान रखते हैं, जानवरों के पिंजरे में जाके सफाई करते हैं, जानवर को खाना खिलाते हैं, जब उसको दवाई देनी है, इंजेक्शंस देना है, कुछ भी है, तो वही लोग सब ध्यान रखते हैं। और वो उसके ऊपर हेड कीपर, जैसे रणजीत सिंह जाडेजा हेड कीपर हैं। कितने साल से सर ये रणजीत सिंह 40 साल से हैं, मैं 35 साल से हूँ। ये महेंद्र सिंह जो है, इनको भी 20-25 साल हुए। और रंजीत सिंह के सन हैं राजेंद्र सिंह, इनके पापा भी अजीत सिंह यहीं पे जू में थे। ओके। तो ये थर्ड जनरेशन है। जू जो है वो कोई सर्विस नहीं है, वो पैसा कमाने की जगह नहीं है जहाँ पे आप आए, नौकरी करें, पैसे लें, पगार और सो गए। जू एक ऐसी जगह है जहाँ आपको इंटरेस्ट से काम करना पड़ता है, अपने बच्चों की तरह एनिमल्स को रखना पड़ता है, तभी जो है एनिमल का सर्वाइवल होता है, तभी उसके भी बच्चे होते हैं, तभी यहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उसको अच्छा लगता है। अगर आपका कीपर और एनिमल कनेक्शन नहीं है, कीपर्स के जो है ऑब्जर्वेशंस प्रॉपर नहीं है, तो एनिमल्स परेशान होगा। तो हम हर समय बोलते हैं कि जिसको कीपर बनना है वो अपने बच्चे की तरह जानवर को रखे, तभी वो कीपर बने। नहीं तो उसको जू में नौकरी नहीं करना चाहिए, बहुत सारी दूसरी नौकरी हैं, वहाँ जाएँ। पर जू में काम करना है तो पूरा उसके मदर की तरह काम करना होगा।